Hello friends, this is Akash and welcome to all of you on my YouTube channel Logic Corner. Let's start the video. दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन अकर ड्यू टू। ओके दोस्तों, कोहेसिव फोर्स, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, बैलेंस कोहेसिव फोर्स और कैपिलरिटी। दोस्तों यदि ऑप्शन इजी होते तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, लेकिन ऑप्शन टफ है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसमें परेशानी जाने वाली है। यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन, ये आपकी सरफेस हो गई, ये एयर हो गया या वाटर हो गई, ये उसकी सरफेस हो गई। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स में रहते हैं, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स में रहते हैं, जबकि इनसाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोहेसिव फोर्स होते हैं, लेकिन इनमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण ये जो सरफेस प्लेन ना रह के, मतलब कुछ इस टाइप से ना रह के, ये प्लेन ना रह के कुछ ऐसी कर्व हो जाती है, मतलब कुछ यूँ हो जाएगी ये आपकी वाटर सरफेस। तो जो आपका सरफेस टेंशन होता है दोस्तों वो मेनली किसके कारण होता है, वो मेनली होता है आपका अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऐसी चीज़ें, तो आपको ये क्लियर हुई होगी। ओके दोस्तों, और दोस्तों आपने जैसा कि देखा थंबनेल में कि यदि आप इसमें 10+ क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपका 95% सिलेक्शन होने की संभावना है आपका एसएससी जेई में। और नहीं कर पाते हो तो आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों देखिए कि 70% जो 70 मार्क्स जो आते हैं 100 में से टेक्निकल वालों के, तो वो ईजिली आ जाते हैं, लेकिन 85+ गेन करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं कर पा रहे इन क्वेश्चनों को तो आपको डेफिनेटली क्या करना है, आपको डेफिनेटली या मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, या अदर आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी आप फॉलो करते आए हो उसको फॉलो कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरा ही चैनल फॉलो करो। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इसका आंसर जो हो जाएगा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण। ओके दोस्तों, सो सरफेस टेंशन अकर ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सरफेस क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है डिक्रीज। तो हमारा जो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये क्वेश्चन भी आपका फ्रेम हो सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू, तो आप ये भी याद रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एग्जाम के दौरान। ओके दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन हमारा करते हैं हम लोग। इफ स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज कांस्टेंट देन द लोड ऑन द बीम इज। ओके दोस्तों, क्वेश्चन इजी भी है टफ भी है कुछ लोगों के लिए। ओके दोस्तों, अब आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहली बात कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है ना, इसमें बोला इफ द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो dm/dx क्या होता है आपका शियर फोर्स। ओके दोस्तों, क्या होता है शियर फोर्स। अब उसने बोला है ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है ना। तो लोड ऑन द बीम इज, देखिए यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, पॉइंट लोड, ट्रायंगुलर लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए यदि मैं आपको यूनिफॉर्म वेरिंग लोड बताऊं तो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड कुछ इस टाइप से होगा। ओके दोस्तों, लेकिन यदि इसका वेरिएशन ही देखिए एक्स के साथ हो रहा है तो ये जो लोड का वेरिएशन है शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, वो कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, क्योंकि आपका जो लोड होता है मतलब आपका डी शियर फोर्स डिफ्रेंशिएट बाय डी एक्स ही आपका क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ नहीं हो सकती यदि आपका पॉइंट लोड होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए पॉइंट लोड कैसा होता है, ये आपकी बी में मान लीजिए और यहाँ पॉइंट लोड लगा है। ओके दोस्तों, तो हम इसका जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर देखिए तो इस सेक्शन को खींचिए था, सिर्फ यहाँ एक लोड लग रहा है। ओके दोस्तों, तो इसको ये बना लिया। अब यहाँ तक आप पहुँचेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर एक नीचे डायरेक्शन में लोड लगा था, ये ऊपर आप जाओगे और फिर ये बना दोगे। तो देखिए यहाँ पर कि यदि यहाँ पर देखिए लोड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ लोड कांस्टेंट है इसमें इस सेक्शन के लिए और इस सेक्शन के लिए लोड कांस्टेंट है। ओके दोस्तों, तो इस और यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, सॉरी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से वो बनने वाला है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ से इस टाइप से बनने वाला है, थोड़ा इस टाइप बनेगा दोस्तों वो एक्चुअल
एक ये जाएगा और एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट लोड होता है उस कंडीशन में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी किसी भी ट्रायंगुलर लोड केस में भी नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस टाइप से होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्स के साथ वेरी कर रहा है। ओके दोस्तों, तो जो आपका शियर फोर्स होता है वो डब्ल्यू इंटू एक्स होता है। ओके दोस्तों, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो शियर फोर्स तो कांस्टेंट हुआ नहीं, लेकिन कौन से केस में शियर फोर्स कांस्टेंट होता है, पॉइंट लोड की कंडीशन में ही आपके सेक्शन पे आपका जो शियर फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आई होप जो डिस्कस किया है मैंने वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन ईजी था लेकिन कुछ लोगों के टफ था। यदि आपको 85% गेन करना है आपको टेक्निकल में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली ही आना चाहिए। हर एक बारीक से बारीक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोस्तों ईजी है क्वेश्चन, लेकिन आप जल्दबाजी में डेफिनेटली मिस्टेक करोगे। मैंने बोला था यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब कई लोग गलती क्या करेंगे, कई लोग गलती करेंगे इसको जल्दी जल्दी में स्ट्रेन पढ़ लेंगे, तो वो यूनिट क्या लगा देंगे, यूनिट लेस। ओके दोस्तों, वो क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप देखिए क्या होता है ना, हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि स्ट्रेस की 2 यूनिट होती है, एक पास्कल होती है, 2 से ज़्यादा भी होती है दोस्तों, और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होती है। ओके दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इस टाइप से फ्रेम किए गए। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि यूनिट की स्ट्रेन की डेफिनेशन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ की भी यूनिट मीटर होती है और लेंथ की भी यूनिट मीटर होती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल होता है, इसलिए स्ट्रेन की जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होती है। ओके दोस्तों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसमें से ना ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ना सेकंड ना थर्ड। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ये सभी गलत होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, नन ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आपका पास्कल, और यहाँ होता है आपका यूनिट लेस। तो ये आपका आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है कुछ, तो आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन डेफिनेटली कई लोगों के चांसेस होते हैं स्पीडली आप इसको क्या कर दें, गलत करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है एग्जाम में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ इन अ सिस्टम यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज अल्फा, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा, देन द यूनिट ऑफ स्ट्रेन विल बी। ओके दोस्तों, अब देखो इसने स्ट्रेस की यूनिट क्या दी है, अल्फा दी है, जिसको ए से डिनोट किया है। लेंथ ऑफ बीटा को काय से डिनोट किया है, इसने बी से डिनोट किया। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस पूछा है। ओके दोस्तों, आप पहली गलती ये मत करना कि इसको स्ट्रेस पढ़ लेना फास्ट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत होगा। ओके दोस्तों, अब लेकिन लेंथ की यूनिट बीटा दी है, तो आप बीटा भी आंसर मत लगा देना, क्योंकि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके दोस्तों, अब आप ये थर्ड ऑप्शन दिया वी कांट फाइंड आउट। कई लोगों को डेफिनेटली कंफ्यूज होगा, यार ये कैसा दिया है, जबकि स्ट्रेस की यूनिट तो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। तो दोस्तों कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं होता। ओके दोस्तों, यदि स्ट्रेन का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूँ कि यदि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ उसने लेंथ की यूनिट क्या दी है, बीटा, तो चेंज इन लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, बीटा, और डिवाइड बाय लेंथ की यूनिट कितनी है, बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी स्ट्रेन की यूनिट फिर भी क्या आएगी, यूनिट लेस होगा। ओके दोस्तों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एसएससी जेई है वो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्म करेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। ओके दोस्तों, तो सिलेक्शन लेना है, 85% गेन करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही आना ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिट लेस। ओके, स्ट्रेन का आप पढ़ते समय इसको स्ट्रेस ना पढ़िएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ें भी आप गलतियां ना करें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस पी एंड क्यू। ओके दोस्तों, बॉडी सब्जेक्ट हो रही है पी एंड क्यू, और उसमें क्या है, नो शियर स्ट्रेस है। ओके दोस्तों, मोहर सर्कल सेंटर्स लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, देन पी एंड क्यू विल ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव का मतलब टेंसाइल स्ट्रेस से, नेगेटिव का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस से, में पॉजिटिव में नेगेटिव। ओके दोस्तों, आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि कुछ आप देखो, नो शियर स्ट्रेस की कंडीशन दी है। ओके दोस्तों, तो ये बॉडी पे पी स्ट्रेस लग रही है, ये बॉडी पे क्यू स्ट्रेस लग रही है, ये नो शियर स्ट्रेस की कंडीशन है। मतलब इसका जो मोहर सर्कल का डायग्राम कैसा बनेगा, आप दोस्तों ये देखिए, यहाँ P बनेगा, यहाँ Q बनेगा, क्योंकि जो आपका सेंटर लाई कर रहा है वो क्या है, इन बिटवीन कर रहा है, तो सेंटर ये हो गया इसका, और ये P और Q के बीच में हो गया। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ P और Q की कंडीशन हमें नहीं दी है, ये टेंसाइल है की कंप्रेसिव है ना। तो देखो ऑप्शन में लिखा है ऑलवेज इक्वल,
पी एंड क्यू क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। तो दोस्तों इसने पहली कंडीशन तो बोल दी कि पी एंड क्यू लाई कर रहा है, मतलब इसका सेंटर लाई कर रहा है पी एंड क्यू के बीच में। तो यदि ये पी और क्यू के बीच में लाई कर सकता है तो पी और क्यू हम इक्वल कैसे हो सकते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल ये गलत हो जाएगा। पी और क्यू इक्वल कभी नहीं हो सकते क्योंकि सेंटर इनके बीच में लाई कर रहा है। ओके दोस्तों, अब देखिए ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन तो ये भी बन सकती है ना, देखो एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि ये मोहर साल का आपका यहाँ बन जाए, यहाँ आपका पी बन जाए, यहाँ आपका क्यू बन जाए। ओके दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ दिया हुआ नहीं और आपका सेंटर यहाँ बीच में अभी भी लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑलवेज लिखा है, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव तो ये हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑलवेज नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यदि ये नेगेटिव ऑलवेज कैसे हो सकता है, ये पॉजिटिव ही हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मे पॉजिटिव मे नेगेटिव, मतलब हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो जाए और नेगेटिव भी हो जाए। ओके दोस्तों, तो पी एंड क्यू क्या पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप जो क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, ऑप्शन को ऐसा फ्रेम किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो। आपको इसमें क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इस टाइप की क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो आप जिस भी चैनल को फॉलो करते आ रहे हो वो कर सकते हो, या मेरा चैनल है वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और विद कंसेप्ट दिए गए हैं नए नए, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, और जो मेरा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इससे मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर रहा है, उससे उससे ईजिली क्वेश्चन बन रहे होंगे क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ वाटर फ्लो फ्रॉम द पाइप एंड डिस्चार्ज इज क्यू, देन द सेम पाइप, यानी पाइप आपका सेम है और आपका फ्लूड है जो एक अदर फ्लूड है, इफ़ अ फ्लूड एंड डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, मतलब जो आपका एक देखो क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, ये एक पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, सेम पाइप है। ओके दोस्तों, अब क्या किया, ये वाटर की जगह हमने इसी पाइप में से क्या एक ऐसा फ्लूड फ्लो करवा दिया जिसकी क्या है डेंसिटी क्या है ग्रेटर देन वाटर, मतलब डेंसिटी इस फ्लूड की क्या हो गई ग्रेटर देन वाटर हो गई, तो वाटर से डेंसिटी ग्रेटर हो गई। देन द डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप, तो पाइप से डिस्चार्ज पूछा है कि डिस्चार्ज क्या होगा। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जिस क्वेश्चन है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो इसका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आंसर ग्रेटर देन द फर्स्ट केस, है ना। तो जो आपने आंसर दिया वो कैसे गलत हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली गलत हो गया। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो गलत होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज क्या होता है, यदि एक ये पाइप है। ओके दोस्तों, तो डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज को ना आपके डेंसिटी से मतलब है ना विस्कोसिटी से मतलब है, उसको एरिया और वेलोसिटी से मतलब। यदि पाइप सेम है तो उसका एरिया सेम होगा और वो कंप्लीटली फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। ओके दोस्तों, ये पाइप फ्लो हो रहा है कंप्लीटली, है ना। तो दोस्तों इस केस में तो डेंसिटी और विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है, तो इस केस में जो डिस्चार्ज होगा वो इनिशियल लेवल पे जो हो रहा था, मतलब वाटर के केस में जो हो रहा था वो सेम होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन ईजी था लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इस टाइप से। तो रिमेन द सेम होगा आपका डिस्चार्ज, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो मोदी भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ मटेरियल यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 100, देन द शियर मॉडुलस वैल्यू फॉर द मटेरियल इज। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है आपको ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप से एसएससी जेई पूछ सकता है, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। उसने पूछा ई की वैल्यू दी है यंग मॉडुलस की 100 और जी की वैल्यू मतलब शियर मॉडुलस की वैल्यू उसने पूछा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपको म्यू व्यू की वैल्यू कुछ नहीं दी है, लेकिन म्यू की वैल्यू दी नहीं है उसका कोई ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जी होता है हमेशा लेस देन इक्वल्स टू E/2, मतलब जी हमेशा E/2 से छोटा होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए जी की ई की वैल्यू कितनी है 100 और 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, मतलब जी की वैल्यू हमेशा 50 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन में देखिए आपने ऑप्शन मैंने इसी टाइप से फ्रेम की है ताकि आपको ये क्वेश्चन बन सके। 80 क्या है वो 50 से ज़्यादा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 50 से ज़्यादा है, 70 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 50 से ज़्यादा हो सकता है। तो ओनली क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर 25, तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो सकती है। ये पूरे जितने भी रिलेशन है ये पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ से जाके आप ये लेक्चर
देख सकते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फॉर अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड द फ्लूइड हैव द प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, देखो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखो कुछ प्रॉपर्टी पता होती, किसी को कुछ पता होती। लो वेपर प्रेशर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो कई लोगों को पता होगा और वो आंसर भी लगाने वाले हैं ओनली लो वेपर प्रेशर, जो बिल्कुल गलत आंसर होगा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का तो क्या होना चाहिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी, तो वो देखते हैं। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि इसके पास लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, हाई डेंसिटी होना चाहिए, है ना, लो विस्कोसिटी होना चाहिए और केमिकल स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की होती है। ओके दोस्तों, तो ये होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लो सर्फ, हाँ, और मैंने बता दिया आपको शायद लो सरफेस टेंशन भी इसकी होना चाहिए, बता दिया था मैंने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लो सरफेस टेंशन एंड लो वेपर प्रेशर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने वाला। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका 85+ आप टेक्निकल में गेन कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल ये एस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, और नहीं बन पा रहा है तो आपको प्रिपरेशन को और इंक्रीज़ करना है, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल वरी नहीं होना है, आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ। ओके दोस्तों, बस आप क्वेश्चन करते चाहिए और चैनल को फॉलो करते चाहिए। अगला क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इफ अ बबल इनसाइड द वाटर देन द प्रेशर गेज वैल्यू विल बी एस इक्वल टू सरफेस टेंशन, यहाँ पर आपको दिया हुआ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ों पर ध्यान फोकस करना है, ये बबल इनसाइड रखा हुआ। ओके दोस्तों, आउटसाइड बबल नहीं। ओके दोस्तों, यदि बबल आउटसाइड होता तो यहाँ पर देखिए एक वाटर इंटरफेस है और इसके आउटसाइड एयर है और इनसाइड भी एयर है, मतलब दो इंटरफेस आ जाते, दो सरफेस आ जाती, दो आपकी कहना चाहिए अलग अलग सरफेसेज आ जाती। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू आप कितनी लेते हैं, 2 सिग्मा लेते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन वाटर के इनसाइड है आपका क्या बबल, तो वाटर के इनसाइड है तो ऑलरेडी ये वाटर बाहर और ये भी वाटर का ही बना हुआ आपका बबल और ओनली एयर। ओके दोस्तों, तो इंटरफेस आपकी जो सरफेस इंटरफेस है वो ओनली 1 है यहाँ पर, तो सिग्मा की वैल्यू भी यहाँ ओनली सिग्मा होगी 2 सिग्मा नहीं होगी। तो कई लोग जो आंसर 8 सिग्मा डी लगाने वाले थे, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बबल इनसाइड द वाटर रखा हुआ। ओके दोस्तों, तो पहला तो आप ये ध्यान रख लीजिए। अब इसको कैसे डिराइव करना है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे आएगा। देखो हमारा ये हो गया बबल। ओके दोस्तों, अब ये बबल हो गया। अब इस बबल को यदि मैं बीच से काट दूं तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगी, इस टाइप से आपको बबल शो होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन और ये आपका बबल का आधा पार्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम करते तो इसको एस इनटू जो पाई डी हो गया लेंथ, ये सरफेस टेंशन फोर्स हो गया। अब देखो चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा, तो पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ये फोर्स किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, और ये किसके है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ओके दोस्तों, अब ये पाई डी से ये पाई डी आप कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो आपका चेंज इन प्रेशर आ जाएगा दोस्तों वो आप निकाल लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 4s डिवाइड बाई डी। 4s डिवाइड बाई डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन कंसेप्चुअल था, क्योंकि बबल इनसाइड द वाटर दिया हुआ। ओके दोस्तों, तो आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। लेकिन यदि यही जो बबल होता है यदि आउटसाइड होता है, मतलब आउटसाइड एयर में होता है, तो यहाँ एयर है, यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, तो एक इंटरफेस एयर बाहर वाली एयर और वाटर के बीच में बना और एक इंटरफेस इनसाइड एयर और वाटर के बीच में, मतलब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा, मतलब 2 अलग अलग सरफेस आ गई यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए। और जो गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको शेयर करिए, उनको बहुत सारा एडवांटेज होगा। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द पाइप मटेरियल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन द स्टेशनरी प्लेट विल बी। ओके दोस्तों, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि डेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई 2 टाइम्स। ओके दोस्तों, तो फोर्स एक्सर्टेड क्या होता है, पहले बात वो देख लेते हैं। ये आपका वाटर जेट आ रहा है और ये स्टेशनरी आपकी प्लेट है। ओके दोस्तों, तो फोर्स क्या होता है, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, और मास फ्लो रेट को डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी
और इंटू वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ओके दोस्तों, तो डेंसिटी आपकी कितने टाइम बढ़ गई, 2 टाइम्स बढ़ गई। तो आपका डेंसिटी यदि आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगी तो फोर्स भी आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो जो इंक्रीज कितना हो जाएगा, फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत होगा। पहली बात, ये क्यों गलत होगा वो मैं बता दूं। तो दोस्तों देखिए, ये जो डेंसिटी होती है ये होती है आपकी फ्लूइड की डेंसिटी, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, एल्कोहल फ्लूइड हो रहा है या कोई भी फ्लूइड जब इस जेट से बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी होती है। और यहाँ डेंसिटी किसकी दी है, पाइप की। इफ द डेंसिटी ऑफ पाइप मटेरियल बोला है ना, जो पाइप जिससे पानी वाटर आ रहा है या कोई भी लिक्विड आ रहा है उसकी डेंसिटी दी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा रिमेन सेम, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डेंसिटी ऑफ किस पे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल की, जो पाइप की मटेरियल की डेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब आंसर रहने वाला है रिमेन द सेम। ओके दोस्तों, तो ऐसी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी में वहाँ एग्जाम में डाल देगी, तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये किसके लिए लिया गया है, वाटर के लिए लिया गया है या पाइप मटेरियल के लिए लिया गया है, किसके लिए लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिमेन द सेम। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इस टाइप से प्रॉब्लम में वो डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी जनरेशन आर बोथ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एंट्रोपी और एंट्रोपी जनरेशन। ओके दोस्तों, तो अब ये क्या है, बोथ पाथ फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है, बोथ पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो दोस्तों देखिए, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी वो हर एक पॉइंट पे डिपेंड करती है। ओके दोस्तों, एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये एंट्रोपी क्या, यदि पॉइंट पे डिपेंड कर रही है तो एक ऐसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ये पॉइंट पे क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे चेंज करती होती है, जैसे टेम्परेचर आपने चेंज किया तो एंट्रोपी चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, ये हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ये पॉइंट फंक्शन है। ओके दोस्तों, लेकिन आपका जो एंट्रोपी जनरेशन है वो कौन सा फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, ये आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, एंट्रोपी के बारे में बात करें तो एंट्रोपी क्या मेजरमेंट करती है, रैंडमनेस को मेजरमेंट करती है। आपका मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रैंडम होगा उसके भी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड और गैस के केस में, तो गैस के केस में इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडमली मूव करते रहते हैं ना। यदि एक बॉक्स में गैस भरी है तो इसके मॉलिक्यूल इधर इधर, इसका कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके जो मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में ऐड समथिंग रहते हैं, जुड़े हुए होते, तो उनमें ज़्यादा रैंडमनेस नहीं होती है ना। तो इसीलिए जो गैस की एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, या इंक्रीज भी होती है गैस एंट्रोपी सेम कंडीशन के लिए, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड या लिक्विड। ओके दोस्तों, दो ये इस टाइप से क्वेश्चन एंट्रोपी में बहुत सारे फ्रेम होते हैं, ताकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो मैंने बताया आपको एंट्रोपी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और एंट्रोपी जनरेशन की बात होती है तो ये होता है आपका पाथ फंक्शन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। एंट्रोपी आपका क्या है, आपका पॉइंट फंक्शन। ओके दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए स्पेसिफिक हीट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, नन ऑफ दिस। ओके दोस्तों, यदि आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में यदि नहीं पता है तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपका है वॉल्यूम हो गया, क्योंकि यदि देखिए ये कंटेनर है, ओके दोस्तों, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा। यदि यहाँ पर गैसेस या कुछ भी भरी, यदि इसका वॉल्यूम मैं कम कर दूँ, यहाँ से मैं हाफ कर दूँ, तो इस पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा कम, क्योंकि इसका मास भी हो गया है कम। तो वॉल्यूम क्या होता है, डिपेंड करता है मास पे। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया आपका वॉल्यूम। ओके दोस्तों, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल की बात करें तो टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया। टेम्परेचर की बात करें तो कैसे, यदि ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो इसके इस पोर्शन का टेम्परेचर मान लीजिए आप 30 डिग्री सेल्सियस है ना, ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो ना, इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर अभी पूरा एक जैसा। अब इतना पोर्शन का 30 डिग्री सेल्सियस है, यदि इसको मैं बीच में से काट के इस पोर्शन का टेम्परेचर लूँ सेम टाइम में, ओके दोस्तों,
या तो इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री ही रहेगा या ओके दोस्तों। तो देखिए आपका मास चेंज होने पर क्या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई, क्या नहीं हुई, है ना। तो जब मास चेंज होने पर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये इंडिपेंडेंट हुई मास पे, तो ऐसी प्रॉपर्टी हुई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक होती है हीट स्टोरिंग कैपेसिटी। जैसे वाटर की बात करते हैं, सीपी क्या होता है इसका 4.18 किलो जूल होता है ना, किलो जूल पर उसकी जो यूनिट होती है उसमें होता है। अब देखिए हीट और स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये कितनी हीट स्टोर कर सकता है, जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टोर कर सकता है हीट को। ओके दोस्तों, इसलिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्या होता है, गर्म होता है, और ठंडा भी ही ज़्यादा टाइम तक ही होता है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इसीलिए अब देखिए मैं वाटर 2 लीटर लूँ या वाटर में 10 लीटर लूँ, दोनों का वॉल्यूम अलग है, दोनों का मास अलग है। ओके लोग दोस्तों, लेकिन आप सी पी इनके लिए क्या लिखते हो, सेम लिखते हो ना, 4.18 लिखते हो। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो वॉल्यूम या सॉरी जो मास पे डिपेंड नहीं करता वो। ओके दोस्तों, तो यदि वो मास पे डिपेंड नहीं करता तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बता दिए ताकि आपको कोई भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन ऑटो साइकिल इन केस ऑफ मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर 800 केल्विन 200 केल्विन देन द टेम्परेचर एट लास्ट ऑफ कंप्रेशन इज। क्वेश्चन इजी है दोस्तों, लेकिन आपको बहुत ही डेफिनेटली तरीके मतलब उसको केयरफुली तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहला मैक्सिमम वर्क डन कंडीशन दिया, ओके दोस्तों, और मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट दी हुई है आपको, और एट लास्ट ऑफ कंप्रेशन बोला है, और आपको दिया ऑटो साइकिल। ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑटो साइकिल का डायग्राम ये होता है पीवी पे। ओके दोस्तों, 1 2 3 4 जो आपका 2 पॉइंट होता है ये लास्ट ऑफ कंप्रेशन होता है। ओके दोस्तों, लास्ट ऑफ कंप्रेशन होता है। और मैक्सिमम वर्क कंडीशन में जो T2 दिया जाता है वो दिया जाता है T1 × T2, और T1 × T2 क्या होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर, और T3 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, और यही T4 के इक्वल होता है। मतलब ये रिलेशन आप याद रखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे कर पाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते, तो मिनिमम टेम्परेचर है आपका 200 और मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका 800। ओके दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 400। ओके दोस्तों, और आप ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा 400। आप पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें 400 लिखा है और आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर केल्विन में पुट करके रखा है। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा 400 केल्विन, ना कि 400 डिग्री सेल्सियस। तो आप इनको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कई लोगों को अब क्या होगा कि यहाँ वो एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे 800 और 200 का, वो क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, जो 500 आ जाएगा, 500 केल्विन, वो आंसर लगा देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए हर चीज़ की कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप एसएससी जेई जैसे एग्जामों में उनको क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शियर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू। शियर स्ट्रेस क्या होती है फ्लूइड में, पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि एक लेयर है फ्लूइड की और एक लेयर ये, यदि ये फ्लो हो रही है, लेकिन एक लेयर दूसरी लेयर का अपोज करेगी उसके फ्लो का, जिसके कारण क्या होगा, उसमें एक शियर फोर्स जनरेट होंगे, शियर फोर्स के कारण उसमें एक शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे, क्योंकि वो जो फ्लो हो रहा है उसका क्या हो रही कर रही अपोज कर रही एक लेयर दूसरी लेयर का। ओके दोस्तों, तो क्या होता है टर्बुलेंट केस में, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की लेयर की आपस में मिक्सिंग होगी है। मतलब यदि फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये लेयर्स क्या होगी, आपस में मिक्स भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, मतलब टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, तो वो कैसे जनरेट होगी, या फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में यदि फ्लूइड हो रहा है तो इसके कारण भी शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, या फ्लूइड का फ्लो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, मतलब मिक्सिंग हो रही है तो भी होगा, क्योंकि टर्बुलेंट में मैंने बताया आपको मिक्सिंग होती है। ओके दोस्तों, तो टर्बुलेंट में जो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ना, तो वो कैसा होता है, बोथ के कारण, एक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के कारण एज वेल ट्रांसवर्स के फ्लो होने के कारण, बोथ के कारण जनरेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यदि यहाँ पर यदि टर्बुलेंट की जगह यदि दोस्तों होता है लेमिनार, तो आपको पता होना चाहिए लेमिनार फ्लो ऐसा फ्लो होता है जो लेयर के फॉर्म में होता है, वन लेयर
एक के ऊपर एक फ्लो होती है। ओके दोस्तों, तो ऐसे केस में शियर स्ट्रेस जनरेट होगा ओनली किसके कारण, फ्लो इन किसके कारण होगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के कारण। यदि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी उसी के कारण आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा इस केस में। किस केस में, आपके लेमिनार केस में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ओके दोस्तों, और आप टारगेट मत भूलिएगा, यदि आप 10+ क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आपका 95% चांसेस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी के में। ओके दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन का जो फ्रेम किया गया है बहुत ही स्पेशली और कंसेप्चुअल तरीके से किया गया है, तो आपको हार्डवर्क करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर अ पाइप अरेंज इन पैरेलल। ओके दोस्तों, द फ्लो मस्ट बी स्मॉल इन पाइप, द हेड लॉस अक्रॉस ईच ऑफ पाइप मस्ट बी सेम, द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी सेम। ओके दोस्तों, अब देखिए पाइप अरेंज इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, यदि एक टैंक है तो इस यहाँ पर एक पाइप लगा दिया आपका, एक यहाँ पर एक पाइप लगा दिया, तो ये कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। और इस केस में जो हेड लॉस होता है वो पाइप 1 इसको मान लीजिए, पाइप 2 इसको मान लीजिए। तो हेड लॉस इन 1 पाइप इक्वल टू हेड लॉस इन 2 पाइप। यदि एक और पाइप होता है तो हेड लॉस इन 3rd पाइप। ये होता है आपका पैरेलल कनेक्शन में। यदि सीरीज कनेक्शन होता, मतलब ये आपका टैंक है और ये आपका पाइप इन सीरीज में लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो इस केस में क्या होता है, जो टोटल हेड लॉस निकलता है वो हेड लॉस इंडिविजुअल के सम के इक्वल होता है। मतलब हेड लॉस प्लस 1 पाइप, हेड लॉस इन 2nd पाइप, हेड लॉस इन 3rd पाइप। ओके दोस्तों, ये होता है आपका सीरीज कनेक्शन। तो आई होप जो मैंने बताया आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द हेड लॉस एक्रॉस ऑफ द पाइप मस्ट बी सेम होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में एक और चीज दी हुई है, द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी सेम। अब ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देंगे यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और दूसरा, जब आप फास्टली सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि ऑप्शन नंबर 3rd भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये भी सेम ही लिखा हो, बस यहाँ यूनिट पर लेंथ लिखा है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब द हेड लॉस अक्रॉस ईच ऑफ पाइप मस्ट बी द सेम। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप न्यू हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड को इसको सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बहुत सारा एडवांटेज ले सके। थैंक यू वेरी मच।